हेलो, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। तो आज हम करने वाले हैं, जैसा कि सबने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि साइंस पर भी वीडियोस आए, तो आज है हमारा पहला साइंस का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप हमसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स को वहाँ क्लियर कर सकते हो। बाकी चॉक एंड स्लेट में क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से रिलेटेड मैथ्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जल्दी से जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट को चेक करो, चैनल को एक्सप्लोर करो और आपके जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हाँ, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, फिलहाल मैं क्लास 9 के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9। बट हाँ, क्लास 9 का CBSE का स्टूडेंट हो या ICSE का स्टूडेंट हो, वो दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे तो 8 वाले भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, हाँ, क्लास 9 तक ही इसका स्कोप सीमित रहेगा, बट CBSE और ICSE कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि साइंस अब आप कोई पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझते हैं बहुत सिंपल सा डेफिनेशन कि लाइट क्या है। तो क्लास 9 के स्कोप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी एंड कॉजेज द परसेप्शन ऑफ विजन। मतलब सीधा सा बात है, लाइट के मदद से ही, लाइट वो एनर्जी है जिसके मदद से हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक ये बात सबको ही जानते होंगे कि कोई भी चीज़ क्यों दिख रहा है। जैसे मैं भी इसलिए दिख पा रहा हूँ क्योंकि इस कमरे में कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा लाइट मुझ पे टकरा रहा है और मुझसे टकराकर दूसरे लोग जो कमरे में मौजूद है उन तक वो लाइट जा रहा है, उनकी आंखों में जा रहा है, और क्योंकि लाइट मुझसे टकराकर उनकी आंखों में गया इसलिए मैं उन्हें दिख रहा हूँ। बस इतना सिंपल सा। क्लास 9 के स्कोप तक हम बोल सकते हैं कि लाइट हम लोग को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो देखने में मदद करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है? तो सपोज करो ये एक पर्सन है जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है। ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है और मान लो यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो सपोज करो लाइट हर जगह से पड़ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर लाइट टकरा के इस इंसान की आंखों में पड़ा होगा तभी ये ऑब्जेक्ट उस इंसान को नजर आया। इसलिए अंधेरे कमरे में नजर नहीं आता, क्योंकि अंधेरे कमरे में कोई लाइट है ही नहीं जो किसी चीज से टकराए और हमारी आंखों में पड़े। तो यही था सिंपल सा लाइट का डेफिनेशन। हाँ, अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो लाइट का एक अच्छा खासा डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जो मैं सिर्फ बता देता हूँ, जो कि अभी के स्कोप में नहीं है, तो उसे हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ज़रूर जानेंगे। तो लाइट क्या है? तो हम लोग बोल सकते कि लाइट या विजिबल लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि कंप्राइज्ड होता है स्ट्रीम ऑफ फोटोन से। फोटोन क्या है? तो मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, और हर एक फोटोन्स का वेव लाइक प्रॉपर्टी होता है, और हर एक फोटोन ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो ये हो सकता है अगर ऊपर से जाए भी तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये हमारे स्कोप में है ही नहीं। बट इतना समझो फिलहाल के लिए लाइट क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके मदद से हम लोग आसपास में देख सकते हैं। अब ये सब बच्चे क्लासेस में तो हमने पढ़ ही लिया होगा, ल्यूमिनियस सोर्सेज और नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि ऐसे सोर्सेज जिसका अपना लाइट खुद का है, वही है ल्यूमिनियस सोर्सेज। ठीक है, जो लाइट देते हैं वही है ल्यूमिनियस सोर्सेज, जैसे कि सन। और नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज क्या है? तो ऐसे चीज़ें जो कि जिनके पास अपना लाइट नहीं है, जैसे प्लैनेट्स। तो ये सब हटाओ, हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नाम ही से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का आप छोटा सा एग्जांपल, सपोज क्लास में बच्चे बदमाशी करते थे, मान लो कोई वॉच पहन के आता है और वॉच अब क्लास में खिड़की से रोशनी आ रही है, तो वॉच पे लोग, वॉच के जो ग्लास होते हैं उस पे उस रोशनी को इस तरह से रिफ्लेक्ट करते, एक दूसरे के आंखों में मारते हैं। कोई बच्चे स्टील का टिफिन होता है किसी के पास, तो स्टील से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो सपोज करो खिड़की से रोशनी आ रही है तो स्टील के टिफिन से ऐसे ऐसे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत, और दूसरे दोस्तों के आंखों में मारते हैं, कभी कभी टीचर की आंखों में मार देते हैं, वो लाइट की रिफ्लेक्शन। तो इतना तो समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी चीज का टकराना और डायरेक्शन का बदलना। जैसे सपोज एक बॉल को आप मार रहे हो किसी पर्टिकुलर एंगल में और वो टकरा के, आपने बॉल को ऐसे मारा, वो इधर से आपके हाथों में आ रहा है, तो एक तरह से सपोज करो बॉल वहां गया और टकरा के इधर वापस आ गया। यही था बॉल का रिफ्लेक्शन, ऊपर ऊपर। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो ट्रैवलिंग ऑफ लाइट
या रिटर्निंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट into same medium after striking a surface। यही है सिंपल सा रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। कि सपोज करो कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे एक मिरर था, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरफ को ऐसे शेड कर दिया। इसका मतलब एक तरफ पेंटेड है। अगर आप एक प्लेन ग्लास को लो और वो ट्रांसपेरेंट है तो उससे कभी भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। जिस ग्लास का एक एंड सिल्वर पेंटेड होता है, सिल्वर कोटेड होता है, वो वाला ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है, जैसा घर पे भी होता है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रहा है, तो लाइट आया, इससे टकराकर इधर वापस लौट गया। और ये मीडियम कौन सा है? एयर। तो यहीं से लाइट आया, टकराकर इस मिरर में, मिरर से आकर टकराया और वापस इधर ही लौट गया। यही है सिंपल सा रिफ्लेक्शन। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने जो डेली टू डेली शैतानी होती है क्लास की, उसी में देख लिया कि वॉच पहन के आते हैं तो लोग कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, या स्टील की टिफिन से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का आप खुद भी एक एग्जांपल देख सकते हो कि जब एक छोटा सा ग्लास जो होता है, कांच जो लोग तैयार होने के लिए यूज़ करते हैं, उसको लेकर जाओ और बाहर धूप में बस हल्का सा किसी एंगल पे रखो, देखो रिफ्लेक्ट होके एक पैच जैसा बिल्कुल लाइट का आपको दिखेगा। तो वही है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल सा था, वो हम लोग समझ गए। अब ये रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह का कैसा होता है? तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? तो रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में बस छोटा सा अंतर है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस से होता है, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो नाम से ही पता चल रहा है, इर्रेगुलर या रफ सरफेस से होता है। तो एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन सपोज एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल प्लेन मिरर है या बिल्कुल स्मूथ पॉलिश्ड कोई फ्लोर है, उस पर जब लाइट टकराया और बिल्कुल ऐसे लौट गया, यही है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा सपोज कोई पेपर से या फिर कोई रफ वाल से। पेपर देख के स्मूथ लगता है पर एक्चुअल में वो रफ ही होता है। तो कोई भी रफ सरफेस, तो रफ सरफेस को अगर माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो ऐसा बिल्कुल दिखेगा, उबड़ खाबड़ जैसा, ठीक है। तो इससे जो लाइट, इस पे जो लाइट पड़ता है, सपोज ऐसे करके पड़ा, बट क्योंकि ये सरफेस ही अनइवन है इसीलिए ये कहीं और इधर चला जाएगा, कोई इधर आया तो कहीं और चला जाएगा, कोई ऐसे आया तो ऐसे चला जाएगा। तो लाइट अलग अलग वे में हर जगह यहाँ पे इर्रेगुलर वे में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वजह से जो लाइट दिखता है वो डिफ्यूज या स्कैटर्ड टाइप का लाइट रहता है, ठीक है। तो वही है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत छोटा सा बच्चों वाला बात था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो स्मूथ या पॉलिश सरफेस से होता है वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जो एक अनइवन सरफेस से होता है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी बिल्कुल वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही रहेगी, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान लो अगर आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया भी, बट क्योंकि वो टकराया ही अनइवन सरफेसेस से, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो टकराने के बाद भी पैरेलल रहे। जैसे देखो यहाँ पे आती हुई लाइट पैरेलल थी, जाती हुई लाइट भी पैरेलल है, बट यहाँ आती हुई लाइट तो पैरेलल है पर जाने समय वो इधर उधर उसका डायरेक्शन बदल गया। क्यों बदला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह ही फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, बट यहाँ सरफेस ही अनइवन था इसलिए उसका डायरेक्शन हल्का बदल गया, इसलिए लाइट स्कैटर्ड वे में निकला, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी हम जान चुके हैं। अब हम एक छोटा सा रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। रे डायग्राम क्या है? तो रे डायग्राम बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिफ्लेक्शन का या लाइट से रिलेटेड और भी चीज़ों का, ठीक है। तो सीधा सीधी रे डायग्राम एक डायग्रामेटिक वे में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अभी किसी चीज को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो चलो, ये ऐसे करके मैंने एक प्लेन मिरर
बनाया, इसे हम लोग प्लेन मिरर बोल रहे हैं। और इस तरह से जो हमने किया इसका मतलब एक सरफेस पॉलिश्ड है। अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, अब आते हुए कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आया और एयर से ही आया, ठीक है, एयर मीडियम में। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया और आते हुए रे ऑफ लाइट को हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड एरो जरूर बनाना है से दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डाउनवर्ड एरो से आते हुए लाइट को दिखा दिया और बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे करके निकल गया, और ये जाते हुए एरो से हम लोग दिखा रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट आता है किसी सरफेस में और टकराता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और वही रे जब सरफेस से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ये पता चल गया। जो रे ऑफ लाइट आकर किसी प्लेन सरफेस में टकराए या किसी भी सरफेस में टकराए वो इंसिडेंट रे है, और टकराने के बाद जो वापस लौट जाए रिफ्लेक्ट होके वही रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। अब ये इतना बड़ा जो सरफेस है, अब इसमें जिस पॉइंट में आके रे इंसिडेंट रे टकराया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे आया, इस पॉइंट पे टकराया और इसी पॉइंट से ही तो फिर वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके निकल गया। तो इस पॉइंट को हम लोग एक और बात बोलेंगे, है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी पता चल गया, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता चल गया। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो ए, तो यहाँ पे, और यहाँ पे दे दो बी, यहाँ पे दे दो सी। तो यहाँ ए बी है इंसिडेंट रे, ए सी है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ जो बी ए बी है वो पॉइंट ए में आके टकराया तो वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी निकला तो वहीं पे बन जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एक दूसरे पे मर्ज ही कर रहा है, ठीक है। चलो, अब इसे हम लोग समझने के लिए और इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए और अच्छे से इस डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री होता है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। और ये क्या है, इसी को मान लो मैं यहाँ ओ दे देता हूँ, तो ओ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो अभी हम लोग समझेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना निकला, ये सब कुछ को जानने के लिए इमेजिनरी लाइन हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दो या एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सिंपल बोलो, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट्स इट, ठीक है। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है ना। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, वही नॉर्मल है, तो यहाँ ओ ए नॉर्मल है। अब ये जो इंसिडेंट रे दिख रहा है ए बी और जो नॉर्मल दिख रहा है ओ ए, उनके बीच में जो ये एंगल बना जिसको अभी ब्लैक किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ए सी और ये जो हम लोग का नॉर्मल है उसके बीच में ये जो एंगल बना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक, तो अभी तक हमने देख लिया प्लेन मिरर हम लोग का ये है, इसको एम बोल देते हैं। तो एम हम लोग का प्लेन मिरर है, उसमें से ए बी इंसिडेंट रे है जो आया, ए सी रिफ्लेक्टेड रे है जो टकरा कर निकला, ए पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराया था तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उधर से ही रिफ्लेक्टेड रे उसी पॉइंट से भी निकला, तो वहीं पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। आपका ओ ए आपका नॉर्मल है जो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही बना दिया, ठीक है। आपका अगर बोलेंगे तो एंगल बी ए ओ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ओ ए सी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारे टर्म्स तो हम लोग समझ गए। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और दूसरा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सबसे पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। अब इसे हम लोग समझते हैं। तो सपोज करो यहां पे मेरा फिर से एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में यहां से एक रे ऑफ लाइट आया तो इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे मान लो ए बी नाम दिया, और ये रिफ्लेक्ट होके चला गया तो ये बी सी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे को ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे दिखा दिया। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इसी पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया, सपोज ओ बी, और हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई से डिनोट किया, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसे आर से डिनोट किया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा, ठीक है। पहला लॉ तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे यानी ए बी, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि बी सी, और नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया ओ बी, वो लोग सेम प्लेन पे होंगे। सेम प्लेन पे होंगे मतलब समझ लो फिलहाल के लिए बोर्ड मेरा प्लेन है, जिसपे सब मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि इंसिडेंट रे बोर्ड में होते हुए आया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड में होते हुए गया, तो हम लोग नॉर्मल भी बोर्ड में ही ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज इंसिडेंट रे ऐसे आता, मतलब इधर से आता, इस ऐसे करके आता, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके जाता। इंसिडेंट रे ऐसे आता तो रिफ्लेक्टेड ऐसे जाता, तो नॉर्मल भी ऐसे बनता, ठीक है। तो वही आपके प्लेन पे ही तीनों लाई करेगा, चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल हो। और फिलहाल के लिए हमारा प्लेन बोर्ड है और बोर्ड पे ही तीनों लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इन दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होता है, उस प्रूफ को भी देख लेते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, उससे हम थोड़ा समझते हैं। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने जान लिया। पहला था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अब उसका हल का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सपोज करो मेरा एक प्लेन है, सपोज ये बॉडी मेरा एक प्लेन है, यानी कि आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, शीट ऑफ पेपर ले लो, ठीक है। एक शीट ऑफ पेपर को बिछा दो, जमीन में ही हमने एक पेपर बिछा दिया और उस पर एक मिरर रख दिया ऐसे करके, ठीक है। एक मिरर को फिक्स कर दिया, ठीक है। मिरर को कैसे फिक्स कर दिया, तो सपोज करो मेरा ये शीट ऑफ पेपर है, तो इस शीट ऑफ पेपर में बस ऐसे मिरर को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब जहां पे हमने मिरर को खड़ा किया वहां एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया और उसी पे मिरर को खड़ा कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रेट बना लो बिल्कुल, ये मेरा मिरर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चुना, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री के एंगल पेपर पे आप बना ही सकते हो, प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अब मैंने एक नॉर्मल, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ प्रोटेक्टर रख के बिल्कुल यहाँ पे एक फिक्स्ड एंगल बना लूँ, या वो भी मत करो, बस ऐसे एक स्लैंटिंग सा लाइन बना दो ऐसे करके, ठीक है। एक लाइन बना दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन पर कुछ कुछ इक्वल डिस्टेंसेस पे 3 पिन मैंने कर दिए। जो थर्मोकॉल पिन्स होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो पिन ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों पिन यहाँ पे ऐसे 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 खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन तीनों पिन का रिफ्लेक्शन पक्का इस मिरर में बनेगा, है ना। तीनों पिन का रिफ्लेक्शन इस मिरर में बनेगा, और वो बिल्कुल इस तरफ में बनेगा, ऐसे करके बनेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसे करके बनेगा रिफ्लेक्शन। तो अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होगे तो आपको ये रिफ्लेक्शन इस तरफ से ऐसे नजर आएगा, है ना। तो सिंपल सा ये करना है कि एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उस पर बीचों बीच एक मिरर रखना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो आप कर सकते हो, फिर यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर यहाँ पे 3 पिन फिक्स कर दो। उन 3 पिन्स का रिफ्लेक्शन जो आपका मिरर में बन रहा है उसे देखो, और यहाँ पे बिल्कुल उन रिफ्लेक्शन को मैच करते हुए 3 पिन्स और लगा दो ऐसे करके, ठीक है।
जब आप ऐसा लगाओ कि बिल्कुल लगे कि एकदम सेम लाइन में आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्शन देखा, एक पिन फिक्स कर दिया, फिर उसके पीछे ही बिल्कुल एक पिन, फिर उसके पीछे ही बिल्कुल एक पिन फिक्स कर दिया, और इस लाइन को भी ऐसे करके मिला दो, पिन टू पिन आप मिला सकते हो इजिली। उसके बाद आप ये सब मिरर विरर को हटा दो, मिरर को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे ऐसा बचता है अब मेरा कुछ फिगर, है ना। तो अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसके पीछे में ही प्लेन मिरर था, तो सपोज ये मेरा प्लेन मिरर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब आप इस एंगल और इस एंगल को मेजर करो, वो दोनों पक्का इक्वल ही आएगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सपोज यहाँ 30 लिया था तो इधर भी 30 बनेगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 से 4 बार ट्राई करो। अब आप जैसे आपने ऐसा स्लांटिंग रे लिया तो दूसरी बार थोड़ा दूसरा स्लांटिंग रे ले लो, या हो सकता है कि आप इधर वाला जो नॉर्मल है उस पर एक प्रोटेक्टर रख कर खुद ही से यहाँ पे एक 45 डिग्री ही लो ऐसे करके। तो जब आप यहाँ पे 45 डिग्री लोगे, फिर उस 45 डिग्री में ऐसे ऐसे पिन लगाओगे, फिर उसका इधर में रिफ्लेक्शन देखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इधर भी पिन लगाओगे, तो आप खुद देखोगे कि मैंने इंसिडेंट रे को 45 लिया था तो रिफ्लेक्टेड रे भी 45 ही बना। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि मेरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर है। तो ये हो गया ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस एक प्लेन पेपर लिया, पेपर में एक प्लेन मिरर रखा जो सबके घर में होता है, और प्लेन मिरर को पेपर में रखा, एक लाइन ड्रॉ किया, सब एक परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ पे एक स्लांटिंग रे ले लिया, स्लांटिंग रे आप स्लांटिंग लाइन बना दिया, मेरा कहने का मतलब है। और ये स्लांटिंग लाइन को या तो आप मेजर करके बनाओ 30 डिग्री, या बिना मेजर के ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने स्लांटिंग लाइन बना लिया, उस पर पिन्स लगाया, उस पिन का रिफ्लेक्शन मिरर में देखा और इधर भी पिन लगा दिया, बस। और फिर आपने दोनों एंगल्स को मेजर किया, आप देखोगे इस एंगल का जितना वैल्यू है इसका भी उतना ही आया, है ना। आप कितना भी वैल्यू ले लो, चलो। तो यही था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एक और अच्छी बात निकल कर आती है। क्या चीज? अगर आप ये चीज समझ गए होगे तो बहुत लोग इसका आंसर दे भी पाएंगे। वो क्या है कि किसी भी प्लेन मिरर में, मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आता है तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही चला गया, उसका रीज़न क्या है? तो हमने नॉर्मली अभी तक देखा था कि किसी भी प्लेन मिरर में ऐसे इंसिडेंट रे आया और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे गया, और यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया। तो एक्चुअली में होता क्या था, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होता था रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल से, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। I = R होता था। तो अब सपोज करो एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप इसी में एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दो। नॉर्मल को इंडिकेट करने के लिए मैं ब्लू कलर लेता हूं, तो आपने नॉर्मल यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे करके आपने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हल्का सा ब्लू नजर आ रहा होगा। तो आपने यहीं पे आपका इंसिडेंट रे है और यहीं पे नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 ही डिग्री होगा। तो इसी वजह से रे ऑफ लाइट ऐसे आया तो ऐसे ही लौट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी whenever a ray of light is incident at 90 degree, it returns back into the same direction, है ना। तो जिस पाथ से आया उसी पाथ में वापस लौट जाता है, ठीक है। उसके पीछे का भी यही रीजन है, यहाँ पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे कि एक प्लेन मिरर जो होता है उस पे वेरियस टाइप ऑफ इमेजेस कैसे बनते हैं। हम लोग प्लेन मिरर से बनते हुए इमेजेस को देखेंगे, ठीक है। मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कैसे इमेज बनते हैं प्लेन मिरर से। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, और प्लेन मिरर से बने हुए इमेज के कुछ फीचर्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, ऐसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कोई होता नहीं है, बस हम लोग ऐसा मानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट। तो मान लो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, यानी कि उसका हम लोग मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे देखते हैं, उसको एक रे डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है MM' हम लोग का एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है
और कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो तभी दिखता है जब लाइट उसमें आकर टकराता है और चारों ओर फैलता है। तो इस ऑब्जेक्ट में भी, ये जो मेरा पॉइंट सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें भी हर तरीके से लाइट आया होगा किसी सोर्स, यहाँ पे समझ लो सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रहा है तो वो लाइट इस पे भी आया होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से टकराया हुआ लाइट जब आके सपोज इस प्लेन मिरर पे बहुत सारे रे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 रे ले रहे हैं, तो एक रे यहाँ से यहाँ आया OA और एक और रे आया OB, ठीक है। तो OA यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है A, और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चला गया AC। तो इंसिडेंट रे है यहाँ पे OA और रिफ्लेक्टेड रे है AC, वहाँ एक नॉर्मल बनाया N1, ठीक है। सिमिलरली और इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे रे निकल रहे होंगे, तो उसमें से एक और रे है OB जो इधर आकर टकराया, और इंसिडेंट रे है यहाँ पे OB और वो टकरा के मिरर से टकराने के बाद BD बन गया रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल बना दिया N2, ठीक है। तो अब मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, मिरर के सामने ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इंसिडेंट रे OA AC डायरेक्शन में गया और इंसिडेंट रे OB BD डायरेक्शन में गया, तो ऑब्जर्वर की आंखों में यहाँ पे ऐसे करके ये रिफ्लेक्टेड लाइट गया, ऑब्जर्वर की आंखों में क्या गया, रिफ्लेक्टेड लाइट गया, ठीक है। तो हमेशा हम लोग लाइट के डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये ऑब्जर्वर भी लाइट के डायरेक्शन में देखता है, तो ऑब्जर्वर ने लाइट के डायरेक्शन में देखा और उसने कंसीडर किया कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, आई पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसने यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो उसे लगा कि ये आई पॉइंट से लाइट आ रहा है, तो ये आई पॉइंट में उसने इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज देखा, और इसे और क्लियर फॉर्म में बोले तो वर्चुअल इमेज देखा, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जर्वर अगर ऐसे सीधा देखे तो इसे ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिखेगा, बट साथ ही साथ इसी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल, एक नकली इमेज, झूठा वर्चुअल इमेज, एक फॉल्स इमेज ही है, तो ये वर्चुअल इमेज को यहाँ पर देख पाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है फिर से देख लो, ये पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट था उससे बहुत सारे लाइट रेज आ रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा था, एक रे ऑफ लाइट आया, वो रिफ्लेक्ट हुआ जैसे नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, यहाँ पे भी आया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट था ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ा, और हम लोग हमेशा लाइट के डायरेक्शन में सीधा ही देखेंगे, तो लाइट ऐसे आया तो उसने यहाँ पे एज्यूम किया, मतलब उसे दिखा बिल्कुल इसका एक ऑब्जेक्ट, और मतलब सॉरी इमेज। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी सुना था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों देख पाते हैं, जब रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद हमारी आंखों में आता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को वहां पे देख पाते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि रे ऑफ लाइट मार्कर से टकरा कर मेरी आंखों में आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है कहीं से, मार्कर में टकरा रहा है और वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मेरी आंखों में आ रहा है, तब मैं इस मार्कर को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट था पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, उससे आता हुआ रे ऑफ लाइट मिरर से टकराया, और मिरर से टकराने के बाद वो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और हमने इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखा, ठीक है। हमने किस लाइट को देखा, ये ACBD जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको देखा, और हमने इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम यहां देख पाए, जबकि रे ऑफ लाइट आ किससे रहा था, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर ये सीधा सीधी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब रे ऑफ लाइट इससे टकराकर मेरी आंखों में पड़े तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख पाऊंगा, बट यहाँ पे रे ऑफ लाइट डायरेक्टली यहाँ ना पड़ के पहले मिरर में गया और मिरर से टकरा के उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर भी उसका इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिख रहा है M', ठीक है। और ऐसे भी रियल लाइफ में हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ही देखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो यूं ही कंसिडरेशन के लिए मानते हैं, पॉइंट साइज तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, ये मार्कर एक एक्सटेंडेड ही ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज तो है नहीं। तो ये मेरा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है उसे एक रे डायग्राम से समझते हैं। किसी भी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होने का रीजन, बेस रीजन तो रिफ्लेक्शन ही होता है, और जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं। बट उससे पहले हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमें
किस वजह से दिखता है, मतलब एक रे डायग्राम से समझते हैं उसको। तो देखो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली भी कब दिखता है, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराता है और टकराया हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे ये मार्कर मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रहा है, इस मार्कर से टकरा रहा है और वो टकराया हुआ लाइट मेरे आंखों पे पड़ रहा है, तब ये मार्कर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब यही मार्कर मुझे मिरर में इसका इमेज कैसे दिख जाता है, तो वही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी है, अब ये ऑब्जेक्ट ए बी से टकरा के लाइट आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ पे हमें लिया गया है, तो बोल रहा है कि पॉइंट ए जो है वहां से दो रे ऑफ लाइट निकले जो कि ए क्यू और ए पी से डिनोट हो रहे हैं। तो ए क्यू और ए पी दो रे ऑफ लाइट है। अब ए क्यू यहाँ पे आया, अब प्लेन मिरर में अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ए क्यू आया और टकरा के इधर चला गया, ये देखो इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली ए पी आया और टकरा के ऐसे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो बी वाला हिस्सा है वहां से भी एक रे ऑफ लाइट आया, बी एस और टकरा कर इधर गया, और एक बी आर आया और टकरा कर इस तरफ गया, यानी इंसिडेंट रेस थे जो वो रिफ्लेक्ट हो गए। और मान लो अब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी हम लोग जो देख रहे हैं उस इमेज को, तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी देख सकता है और मिरर के सामने उसका इमेज भी देख सकता है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, मान लो ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर ने उस ऑब्जेक्ट को, हम लोग जैसे ऑब्जर्वर है तो रियली में भी इस मार्कर को देख सकते हैं, और मान लो यहाँ मिरर लगा है तो इसका इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ऑब्जर्वर ने देखा कि इस ऑब्जर्वर ने इस इमेज को यहाँ पे क्यों देख पाया वो ऑब्जर्वर, तो क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट टकराकर ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट टकराकर ऐसे गया। तो हम लोग हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट को कैसा अज्यूम कर पाते हैं, जिस डायरेक्शन से हम लोग के पास लाइट आ रहा है हम लोग उसी डायरेक्शन में देख पाते हैं। तो लाइट यहाँ पे आया तो ये मर्ज होके यहाँ दिखेगा, और यहाँ से आया तो हमें लगता है ये इधर से आ रहा है। तो इसी वजह से जहाँ पे भी ये रे ऑफ लाइट असल में मीट करते हैं हमें वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज दिखता है। इसे इतना सिंपल समझो कि सपोज ये मार्कर था, अब इस मार्कर में रे ऑफ लाइट टकराया और मेरी आंखों में पड़ा तो मुझे ये मार्कर नजर आया, बट ये मार्कर से आता हुआ रे ऑफ लाइट मान लो किसी शीशे से टकरा जाए और शीशे या फिर मिरर से टकराने के बाद हमारी आंख में पड़े, तो हमें ये मार्कर यहाँ तो दिखता ही है ऐसे जनरली, इसका इमेज भी उधर दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसी से आता हुआ लाइट ही तो टकराकर ऐसे पड़ गया, तो ये मार्कर यहाँ है और साथ ही साथ वहाँ भी इसलिए दिख रहा है, और वो जो इमेज दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम काफ़ी ईजी है, नॉर्मल सा बात है कि जो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा था टकराकर ऐसे चला गया, नीचे से आ रहा था टकराकर ऐसे चला गया, जब हम इसे पीछे पीछे ऐसे मीट करते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन जाता है, और जो ऑब्जर्वर इधर है उसे वो वर्चुअल इमेज दिखता है। क्यों दिखता है? तो मार्कर से आया हुआ रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आंखों में पड़ता है, तो मार्कर का इमेज वहां भी दिखता है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग प्लेन मिरर से बने हुए जो इमेजेस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। उसके बाद इस जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि होती है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो, image formed by a plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front of it। मतलब सपोज ये मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के कुछ पहले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे वो भी 5 मीटर दूर ही होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है उसका इमेज भी पीछे में जो मिरर के बन रहा है वो भी उतना दूर ही होगा। ठीक है, तो कोई भी बात को हम लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते, इसे प्रूफ करते हैं। और फिजिक्स के ये जो साइंस के बातें हैं उनको प्रूफ करने में कौन मदद करता है? मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आप देखोगे टिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, कन्ग्रुएंसी का एक इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हम लोग कन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं ना, तो कन्ग्रुएंसी के मदद से ही अभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे एक बहुत अच्छे बात को, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर को, कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे कंसीडर करो मेरा ऑब्जेक्ट O है और उसका इमेज यहाँ पे I बना है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि OM इक्वल्स टू IM, है ना। मेरा मिरर है MM डैश, ऑब्जेक्ट है O जो कि सपोज OF दूरी पे है, तो मुझे एक तरह से OM बोल दो या OF बोल दो, या F, मिरर के लिए मैंने M यूज किया, यहाँ पे F है तो F बोलते हैं, तो OF इक्वल्स टू IF। ये हम लोग इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे?
तो सबसे पहले कंसीडर करो, पहले समझ लो कि इसका इमेज बन कैसे रहा है। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ओ था, अब ऑब्जेक्ट ओ से एक रे ऑफ लाइट निकला और टकरा कर उधर चला गया। हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक नॉर्मल भी बना दिया, ठीक है, ऐसा करते आए हम लोग। हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता है तो उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। क्यों होता है ऐसा, उसका भी रीजन हमने देखा था। तो यहाँ पे जो OF से आया बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लौट गया, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि वर्चुअल इमेजेस कैसे बनते हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को देखता है और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जहां जाकर मीट करते हुए उसे महसूस होते हैं वहीं पे उसे वर्चुअल इमेज दिख जाता है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये है, तो ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं उसी पे हमें इमेज यानी वर्चुअल इमेज दिख जाता है। अब हमें प्रूव करना है कि OF इक्वल्स टू IF। अगर OF इक्वल्स टू IF प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितना दूर है उसका इमेज भी उतना ही दूर है ना। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग कन्ग्रुएंसी का मदद से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल OFA और ट्रायंगल AIF, ये जो दोनों ट्रायंगल है इन दोनों को हम लोग कन्ग्रुएंसी से कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये बात तो सब कोई जानते ही है, जो I और R डिनोट कर रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एंगल OAN इक्वल्स टू एंगल CAN होगा, है ना, क्योंकि I इक्वल्स टू R होता है, ये हम लोग को पता है। चलो अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको OF परपेंडिकुलर है और NA तो नॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर है। अब सेम प्लेन में दो परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल होने की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल NAO इक्वल्स एंगल FOA। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। जिसने भी नहीं पढ़ा ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकता है। तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल के वजह से ये एंगल भी I हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखो OIA इक्वल्स एंगल NAC। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल R हो गया। चलो ठीक है, तो एक ऑल्टरनेट एंगल से हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। तो ये वाला हिस्सा अब मैं रब कर देता हूं। हमें इतना समझ में आ गया कि ये I है, ये R है। हम लोग का मेन मोटिव है जो दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो अब करते हैं। OFA ये ट्रायंगल और AIF ये ट्रायंगल, ठीक है। AF इक्वल्स टू AF दोनों कॉमन। ये अगर अब हम लोग बोलेंगे I और R तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOF इक्वल्स एंगल AIF एज I इक्वल्स टू R, ठीक है। तीसरा देखो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ही, तो एंगल OFA इक्वल्स एंगल IFA बोथ 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, यानी एंगल एंगल साइड बोल दो, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं OF इक्वल्स टू IF बाई CPCTC, यानी कि जो मिरर है उससे ऑब्जेक्ट जितना दूर था इमेज भी उतना ही दूर बना। इसे हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया, सिर्फ ऐसे ही बोला नहीं, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी था इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का वो तो हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और रियल इमेज क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना समझो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि जो प्लेन मिरर में मार्कर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एंड इज ऑल्सो ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा दिखता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा मैग्नीफाई वैसा नहीं होता है, ठीक है। इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा दिखेगा, सीधा है तो सीधा ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ मिरर से जितना दूर है
उसका इमेज भी पीछे में मिरर के उतना ही दूर बनेगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। क्या? लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट है वो राइट की तरह अपीयर होता है और जो राइट है वो लेफ्ट की तरह अपीयर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। जैसे बी है तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, यही है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। जो लेफ्ट है वो राइट अपीयर होगा और जो यहाँ पे राइट है वो लेफ्ट अपीयर होगा, दैट्स इट। इतना ही होता है लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? एक इरेक्ट होता है मतलब सीधा, दूसरा वर्चुअल होता है, तीसरा लैटरली इन्वर्टेड होता है, चौथा एज द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, ये तो मैंने लिखा ही था, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये बात आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज भी बिल्कुल सेम होता है, सेम साइज का जो इमेज का साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। जब से हम लोग सुन रहे हैं तो देखो इन दोनों का बस डिफरेंस हम लोग देखेंगे, उसी में हम लोग समझ जाएंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अच्छा, वर्चुअल इमेज हमने अभी तक देखा, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था प्लेन मिरर में, सारे वर्चुअल इमेज थे। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जब ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ते हैं तो उसे वर्चुअल इमेज दिखता है, क्योंकि वो ऐसा कंसीडर करता है कि ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, तो वो ऐसे करके इन्हें जहां पे भी एक्सटेंड होता है वहां पे एक वर्चुअल इमेज देख पाता है। वर्चुअल मतलब फॉल्स, एक्चुअल में वहां कोई इमेज है नहीं, वो बस अपीयर होता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं, वर्चुअल इमेज कैनॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, कैनॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। इसका मतलब क्या है? जबकि जो रियल इमेज होता है उसे हम लोग स्क्रीन में ले लेते हैं, ले सकते हैं, आई मीन, ठीक है। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। देखो सपोज करो एक मिरर है, अब मिरर में क्या हो रहा है कि आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो अब आप मिरर के सामने एक स्क्रीन लेकर जाओ, यानी कि एक कॉपी लेकर जाओ। अगर आप अपने फेस के सामने कॉपी रख देते हो तो क्या आपको अपना इमेज मिरर में दिखेगा? या फिर आप एक मार्कर का इमेज को मिरर में देख रहे हो और उस मार्कर के सामने कॉपी रख देते हो, तो क्या आपको मार्कर का इमेज मिरर में दिखेगा? नहीं, आपको कॉपी का इमेज मिरर में दिखने लग जाएगा। इसका मतलब जो कॉपी जो हम एक स्क्रीन की तरह लेके गए थे, अगर उसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने ले जाते हैं तो वो मार्कर के इमेज को अपने ऊपर बना नहीं पाता, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में मार्कर का कोई इमेज था ही नहीं, वो एक वर्चुअल इमेज था। वर्चुअल इमेज यानी फॉल्स इमेज। वो क्यों बना? क्योंकि ये तो हम लोग जानते ही है कि मार्कर से अगर रे ऑफ लाइट टकराता और मेरी आंखों में पड़ता तो मुझे मार्कर दिखाई देता, जो कि देता भी है। जैसे ये मार्कर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे लाइट टकरा रहा है, टकरा के मेरी आंखों में पड़ रहा है तो मुझे मार्कर दिख रहा है। लेकिन यही मार्कर से आता हुआ रे ऑफ लाइट जब मिरर से टकराता है और मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ता है, तो मैं सिर्फ उस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो मुझे वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में ये मार्कर का वर्चुअल इमेज दिख जाता है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट आया तो मार्कर से ही टकराकर। जिस तरह से फर्स्ट केस में मार्कर से टकरा के डायरेक्ट मेरी आंखों में लाइट पड़ रहा है तो मुझे मार्कर दिख रहा है, तो सिमिलरली वही मार्कर से आया हुआ ही रे ऑफ लाइट जब मिरर से टकरा कर डायरेक्शन चेंज करके आंखों में दिखता है तो हम लोग सिर्फ वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को देखते हैं। तो मार्कर हमें उस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में दिखता है, ऐसा हमें एक सिमुलेशन जैसा दिखता है, बट एक्चुअल में वहां मार्कर होता नहीं। मार्कर तो यहीं पे, उसका वर्चुअल इमेज वहां पे है। और वर्चुअल इमेज क्योंकि एक्चुअली में तो बनता नहीं है, इस वजह सिर्फ हमें अपीयर होता है जहां पे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को देख रहे होते हैं, इस वजह से ये वर्चुअल है। और क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसे हम लोग स्क्रीन में नहीं ले सकते, बट रियल इमेज को ले सकते हैं। जैसा कि एक मूवी हॉल में आप जाना, वहां पे रियल इमेज बन रहा होता है, तो रियल इमेज को एक स्क्रीन में लिया जा सकता है, क्योंकि मूवी हॉल में अगर आप मूवी हॉल का जो सिनेमा का आप बोल सकते हो स्क्रीन होता है, उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो
जो मूवी चल रही है उसके कुछ पिक्चर्स आपके ऊपर भी बनने लगेंगे, या फिर आप एक फ्रेम लेके खड़े हो जाओ तो उस फ्रेम में थोड़ा थोड़ा मूवी देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज को आप किसी स्क्रीन पे ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, मतलब रियल इमेज अगर इस पेन का रियल इमेज बनाओ तो ऐसे के बदले वो ऐसा दिखेगा, बट वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही दिखता है। ठीक है। जो आपका रियल इमेज होता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से बनता है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट था, ये मिरर से इसका कुछ टकराया, ये इधर गया, कोई दूसरा रे ऑफ लाइट भी टकराया होगा, वो टकरा के मान लो ऐसे चला गया, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां पे रियल इमेज बनेगा। ठीक है। रे ऑफ लाइट टकराने के बाद जहां पर एक्चुअली मीट किया, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन की वजह से बनता है आपका कौन सा इमेज? तो रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है? तो वर्चुअल इमेज इंटरसेक्शन की वजह से नहीं बनता, बस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जब अपीयर होता है कि किसी पॉइंट पे मीट हो रहा है, जैसा कि हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में देख चुके हैं कि रे ऑफ लाइट जब टकरा रहा था, सपोज ऐसे करके टकरा रहा था और ये भी ऐसे जा रहा था, तो कहीं अपीयर हो रहा था मीट होता हुआ, एक्चुअल में मीट नहीं हुआ, तो जहां पे अपीयर होता है मीट होता हुआ वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है। रियल इमेज को आप एक स्क्रीन पर ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को नहीं ले सकते। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अच्छा, लैटरल आपने ये भी पढ़ लिया कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से बने हुए इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हमने पढ़ लिया, उसमें से एक प्रॉपर्टी थी लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन का डे टू डे लाइफ में भी बहुत एक रोल होता है। क्यों? आपने देखा होगा, ये कॉमन सा एग्जांपल है कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लेटर है, मींस वर्ड है एम्बुलेंस, उसकी स्पेलिंग उल्टे लिखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो एम्बुलेंस पीछे है और कोई इमरजेंसी पेशेंट को लेकर जा रहा है, सामने आप ड्राइव कर रहे हो, आपके रियर व्यू मिरर में अगर आप एम्बुलेंस के लेटर्स जो उल्टा है वो इन्वर्टेड होकर सीधा दिखेगा, लैटरल इन्वर्जन की वजह से सीधा दिखेगा, इस वजह से आप एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे सकते हो। बट अगर स्टार्टिंग में ही वो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ होता तो आपको रियर व्यू मिरर में वो उल्टा दिखता, तो आप हो सकता है सही से पढ़ ही नहीं पाते कि एम्बुलेंस है पीछे में। इसीलिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस वर्ड जो है वो हर एक वर्ड को लेटरली इन्वर्ट करके लिखा जाता है ताकि उसका सीधा प्लेन मिरर में बन जाए। अगर उसे करेक्ट वे में लिखा जाएगा तो लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर का कुछ फीचर्स। डे टू डे लाइफ में प्लेन मिरर यूज आता है एज अ लुकिंग ग्लास, है ना। अब मान लो कुछ कुछ जगहों या शॉप्स में जब कम स्पेस होता है तो प्लेन मिरर लगाया जाता है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाला लगता है वो शॉप। तो ये सब कुछ डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस भी है प्लेन मिरर के। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था, इंट्रोडक्शन था लाइट का। इस पे कुछ न्यूमेरिकल से चलो हम लोग वो करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक में जाएंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हम लोग के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, इससे कैसे कैसे इमेज बनते हैं अलग अलग सिनेरियोज में, और उस पर मिरर फॉर्मूला जो है उस पर भरपूर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये मेरा पहला न्यूमेरिकल है कि ये रे ऑफ इंसिडेंट, अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे आता है। इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो सपोज मैंने ऐसे करके रिफ्लेक्टेड रे बना लिया। क्वेश्चन में बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे आप एक नॉर्मल बना दो, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, सॉरी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू X मान लेता हूँ। इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू X। पर मुझे ये तो पता है कि इन दोनों को मिला के यहाँ क्वेश्चन में 90 दिया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90। तो 2x इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू 45। तो देखो ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था।
बस हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट मालूम था, हमने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक इंसान खड़ा है, और क्योंकि इंसान प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक इमेज भी बनेगा, जिसे मैं डॉटेड से बना देता हूँ ये इंडिकेट करने के लिए कि एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज उस इंसान का बन रहा है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम मिरर, मतलब वो इंसान मिरर से कितनी दूर पे खड़ा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, ये बात बता दिया है कि वो इंसान और मिरर के बीच का दूरी वो इंसान और उसके इमेज के बीच का दूरी कितना है, तो 6 मीटर। इंसान मिरर के सामने खड़ा है, ये इंसान है, ये इसका इमेज है, इन दोनों के बीच का दूरी है 6 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है कि मैन मिरर से कितनी दूर पे खड़ा है। यानी आपको अगर मैं मार्क करूं, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो आपको OB दिया हुआ है 6 मीटर, आपको OA निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में पढ़ा ही था कि एंड द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज उतने ही दूर पर होता है जितना दूर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा होता है। तो यहाँ पे टोटल अगर दोनों के बीच का दूरी 6 है तो OA भी 3 होगा और OB भी 3 होगा। जरूर वो इंसान मिरर से 3 मीटर दूर पे खड़ा होगा, तभी उसका इमेज भी मिरर से 3 मीटर पीछे बना, इसीलिए इंसान और मिरर के बीच का दूरी 6 मीटर हो गया। दैट्स इट, इतना सिंपल सा बात था। ठीक है, तो बिना पेन उठाए भी आप इसे बना सकते हो, समझाने के लिए मैं बस इतना इसे इलाबोरेट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर है, उससे एक इंसेक्ट यहाँ पे कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से इंसेक्ट अगर 1 मीटर की दूरी पे है तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज भी 1 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा। हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि जो इमेज है और जो इंसेक्ट एक्चुअल है उसके बीच का दूरी कितना है, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। बहुत सिंपल सा था। अब बनाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत अच्छा सा ट्रिकी सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो 4 को जरूर से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। मतलब एक प्लेन मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट उस प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसका इमेज भी 60 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है, आगे बोलता है इफ मिरर इज मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट से मिरर 60 सेंटीमीटर दूर था, इसलिए उसका इमेज भी 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा था। अब इसी मिरर को 25 सेंटीमीटर और दूर कर लिया गया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का दूरी 85 सेंटीमीटर हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इमेज भी अब जिस पॉइंट पे मिरर है वहां से 85 सेंटीमीटर दूर बनेगा। पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पहले जो इमेज बना था और अब जो इमेज बन रहा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। जहां मैंने इनिशियल लिखा है, इसका मतलब ये शुरू में मिरर का पोजीशन था और इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पे था, और यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से इमेज बनाया है वो भी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही था। तो ये तो समझ में आ गया, शुरू में ऑब्जेक्ट यहाँ था और उसका इनिशियली इमेज भी यहाँ था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, मिरर ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर और दूर चला गया। यहाँ मैंने 25 दिया है, ये दूरी जो है वो 25 है, तो मिरर को और 25 सेंटीमीटर हमने दूर कर दिया है। ये हमारा न्यू पोजीशन मिरर का। तो अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो मिरर है, इसके बीच का दूरी 60 प्लस 25, यहाँ मैंने नीचे में इंडिकेट किया है 85 हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा मिरर ऑब्जेक्ट से दूर चला गया है तो इमेज भी उतनी ही दूर बनेगा। तो अब इमेज कहाँ से दूर बनेगा, 85 सेंटीमीटर दूर बनेगा, क्योंकि यहाँ 85 है। तो ये देखो, इस पॉइंट से बिल्कुल 85 सेंटीमीटर दूर आपका इमेज बन रहा है। बट हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो ये देखो, आप इसे देख के निकाल दोगे। ये दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी थी, बट क्योंकि मिरर घसक के यहां आ गया तो कितना घसका, 25 सेंटीमीटर घसका। यानी इन दोनों के बीच में, यानी कि न्यू मिरर के पोजीशन में और पुराने वाले इमेज के बीच में कितना है, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और न्यू मिरर का पोजीशन में और न्यू इमेज में टोटल कितनी दूरी है, 85 सेंटीमीटर की दूरी है। यानी यहां से यहां तक अगर आप पूरा देखो
तो पूरा 85 है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब न्यू मिरर का पोजीशन और इनिशियल इमेज का पोजीशन देखो तो 35 है। तो इनिशियल इमेज का पोजीशन और न्यू इमेज का पोजीशन में कितना का अंतर होगा? 85 माइनस 35 यानी 50 सेंटीमीटर का अंतर आया। यानी पहले जहां इमेज बन रहा था और मिरर को घसकाने के बाद जहां इमेज बना, उन दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ऑप्टिशियन के ऊपर है। ऑप्टिशियन के पास बहुत लोग गए होंगे, जिनके चश्मे हैं वो तो जरूर गए होंगे। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग द आई ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरा पेशेंट है। ठीक है, अब इस पेशेंट से जो चार्ट ऑफ लेटर्स है, जिसमें जो ऑप्टिशियंस पढ़ाते हैं, वो चार्ट ऑफ लेटर पेशेंट से 3 मीटर दूर है, और ऑप्टिशियन यही चार्ट को मिरर में देख के पढ़ने को बोलता है। तो यहां पे सपोज एक मिरर है, उस मिरर में देख के इस ऑप्टिशियन इस इंसान को उस लेटर को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो मिरर है वो इंसान से कितना दूर है? 2 मीटर दूर है। तो इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्शन उस इंसान को यहां पे पढ़ना है, बट यहाँ पे जो इंसान है वो मिरर से 2 मीटर दूर है, और ये जो लेटर्स का चार्ट है वो इंसान से 3 मीटर दूर है। और आपसे पूछ रहा है कि इंसान और लेटर के चार्ट के बीच में क्या दूरी है। बहुत सिंपल है। पहला बात तो देखो, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है मिरर के लिए? तो ऑब्जेक्ट है ये लेटर्स का चार्ट। तो ये लेटर्स के चार्ट 5 मीटर दूर है इंसान मिरर से, तो इसका इमेज भी 5 मीटर दूर ही बनेगा। बट आपसे बोल रहा है कि व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट, मतलब सीधा सीधी पेशेंट और चार्ट के बीच में कितनी की दूरी है जो चार्ट का इमेज है। तो यहाँ 5 और इधर 2 यानी 7 मीटर। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पहले पार्ट में हमने समझा कि रिफ्लेक्शन क्या है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, हमने एक एक्सपेरिमेंट को भी देखा जिससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ पाए, हमने इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर को देखा, इमेज फॉर्म बाय, हमने रे डायग्राम क्या होता है ये भी सीखा, हमने ये भी सीखा कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कैसा होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में कैसा होता है, हमने इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा, हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज के अंतर को भी समझा, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे बहुत से टर्म्स को समझा, और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी किए। तो ये सब करके हमारे ये फर्स्ट वाला सेक्शन तो खत्म होता है। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और सेकंड सेक्शन में हम क्या सीखेंगे? तो सेकंड सेक्शन में हम सीखेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और अगर हम दो मिरर्स को किसी एंगल पे रखते हैं और वहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितने इमेजेस बनते हैं, ये सब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो चलिए बने रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इन वीडियोज़ को, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंस्टा में हमें फॉलो कीजिए, और हमारे साथ बने रहे और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए।